1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए आई थी और धीरे धीरे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। 1757 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स इंडियन रूलर से गिफ्ट और ब्राइब्स लेकर अपनी वेल्थ बढ़ा रहे थे। 1765 में बंगाल पर कंट्रोल और दीवानी राइट्स मिलने से कंपनी को बंगाल के रेवेन्यूज पर भी कंट्रोल मिल गया। इसी रेवेन्यू से वो इंडियन गुड्स सस्ते में खरीदते और उसको एक्सपोर्ट कर देते। 1765 से 1772 तक डुअल गवर्नमेंट थी, जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स के पास कोई पावर नहीं थी, पर उनके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन करते कैसे जब उनके पास पावर ही नहीं थी, और वहीं कंपनी के ऑफिशियल्स के पास पूरी पावर थी पर उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी। और इस डुअल गवर्नमेंट के बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोनों ही तरफ के ऑफिशियल्स, कंपनी के भी और इंडियन ऑफिशियल्स भी, दोनों ही बेहद करप्ट थे। इस टाइम तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी थी। कंपनी के डायरेक्टर्स बंगाल के रिच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उन्होंने 1767 में कंपनी का डिविडेंड बढ़ाकर 10% कर दिया। कंपनी के सर्वेंट्स अपनी पावर का यूज़ करते हुए इलीगल तरीके से वेल्थ बनाने लगे, और जब वो ये सारी वेल्थ लेकर अपने घर पहुंचे तो वहाँ बाकी लोगों को उनसे जेलसी होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो मोनोपोली राइट था ईस्ट में ट्रेड का, उससे ब्रिटिश मर्चेंट्स भी काफ़ी जलने लगे थे। वो किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब इंडिया से जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स लौट कर अपने कंट्री जा रहे थे, उनको नाबोब कहकर उनका मजाक बनाया जाने लगा। इस तरीके से उनका मजाक बनाते थे और साथ ही कंपनी के ऑफिशियल्स को बॉयकॉट भी किया जाने लगा। बहुत से ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी बंगाल के एक्विजिशन से अपने लिए प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे। अब ऐसे में उनको ये भी डर था कि कंपनी और उसके ऑफिशियल्स अगर इंडिया में किए गए लूट से रिच हो गए तो इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी हर साल 4 लाख पाउंड ब्रिटिश ट्रेजरी को देगी। पर 1768 से कंपनी अपने कमिटमेंट्स पूरे ही नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में चाय की सेल्स से उनको बहुत भारी लॉसेस हो रहे थे। अमेरिका में उस टाइम लगभग 85% चाय डच से स्मगल हो रही थी। अब ऐसे में ब्रिटिश वेयर हाउस में लगभग 6.8 मिलियन केजी चाय सड़ रही थी। एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से 10 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट से फिर बहुत सी इंक्वायरीज करी गई और 1773 में लॉर्ड नॉर्थ के अंडर में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इससे अल्टीमेट पावर ब्रिटिश क्राउन के पास हो गई थी। उस समय इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिश ने एक्वायर करी थी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर प्रेसिडेंसी को उनके गवर्नर्स अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर कर रहे थे। पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बनाया गया। साथ ही 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगा। अब ऐसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज पर अब बहुत से रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि वो बिना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंसेंट के कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते थे, न ही कोई ट्रीटीज बना सकते थे। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस अपॉइंट किए गए। कंपनी के सर्वेंट्स पर प्राइवेट ट्रेड करने और इंडियंस से ब्राइब्स और गिफ्ट्स लेने पर भी रोक लगा दी गई। कंपनी की गवर्निंग बॉडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब इंडिया में कंपनी के रेवेन्यूज, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स तीनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने होते थे, और ऐसे में कंपनी पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया था। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, जिसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट पास किया। इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल, उनका काउंसिल और कंपनी सर्वेंट्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए गए एक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिए गए। साथ ही रेवेन्यू मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिए गए। कलकत्ता के लोगों के कोई भी केसेस पर अब जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट देगा। साथ ही हिंदूज को हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल किया जाएगा। पर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स एक्ट पास हुआ।
इसका नाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। इसके बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह आ गया। ये एक्ट कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया गया था और इससे बना डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 2 बॉडीज बनाई गई। पहली थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक 6 मेंबर्स की कमेटी अपॉइंट की गई और ये कंपनी की पॉलिसीज को मॉनिटर करती थी। वहीं दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स जो भी इंडिया में ज्वाइन करेगा, उसको ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर अंदर इंडिया और ब्रिटेन में अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स देनी होंगी। इस एक्ट के बाद ही पहली बार कंपनी में इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। साथ ही गवर्नर जनरल के काउंसिल की स्ट्रेंथ को भी 4 से कम करके अब 3 मेंबर का बना दिया गया, जिनमें से एक मेंबर इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा। अब इस एक्ट के बाद कलकत्ता बन गया इंडिया में ब्रिटिश पोजेशन की कैपिटल और कंपनी पर सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, पर उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जैसे कि उनको एक पावर दी जाए जिसमें वो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में काउंसिल के डिसीजंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि वो ही आर्मी के कमांडर इन चीफ होंगे। उनकी डिमांड्स को मानते हुए एक्ट ऑफ 1786 पास हुआ और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की पहली डिमांड को एक्सटेंड करते हुए ये ओवरराइडिंग पावर्स आने वाले सभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स पर एप्लीकेबल कर दी गई और इससे गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर्स हो गई और अब से आर्मी के कमांडर इन चीफ काउंसिल के मेंबर्स नहीं हो सकते थे। कंपनी की मोनोपोली को भी 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पर 1813 के बाद एक बड़ा चेंज आया। इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज को इंडिया में रिलीजियस एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको डर था कि क्रिश्चियनिटी से एक्सपोजर इंडियंस को थ्रेटेंड फील करा सकता है और क्योंकि वो एक फॉरेन कंपनी है तो इंडियंस एग्रेसिव हो सकते हैं और रिवोल्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें उनके कमर्शियल बेनिफिट्स में एक रुकावट बन सकती हैं। इसलिए वो मिशनरीज को परमिशन ही नहीं दे रहे थे। बट मिड 18th सेंचुरी में शुरू हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ब्रिटिश सोसाइटी रैपिडली चेंज कर रही थी और कंपनी अपने गुड्स का इंडिया में एक बहुत अच्छा मार्केट देख पा रही थी। बट उस मार्केट को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए उन्हें इंडियन सोसाइटी को पहले अपने वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ मॉडर्नाइज करना था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने मिशनरीज पर लगे इस प्रोहिबिशन को हटा दिया, पर कंपनी और पार्लियामेंट अभी भी इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को स्लोली लाना चाहते थे, जिससे कि उन्हें इंडियन से रिवोल्ट देखने को ना मिले। मिशनरीज पर स्ट्रिक्ट चेक के साथ उन्हें इंडिया में क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश स्प्रेड करने के लिए परमिशन मिल गई और मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एंड लिटरेरी नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपए अलॉट किए जाने लगे। साथ ही 1813 के इस एक्ट के साथ कंपनी की मोनोपोली भी खत्म कर दी गई, पर अभी भी चाय और चाइना के साथ ट्रेड में अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली राइट था। अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में आके ट्रेड कर सकता था। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई लोगों पर टैक्सेस लगाने की, और टैक्स पे ना करने पर गवर्नमेंट पनिशमेंट भी दे सकती थी। ब्रिटिश इंडिया पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट स्टेप था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके पास सभी सिविल और मिलिट्री पावर्स आ गई। उन्हें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिल गई और उनके अंडर चलने वाली गवर्नमेंट को पहली बार बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल को नाम दिया गया इंडिया काउंसिल। ऐसे में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कमर्शियल बॉडी न रहकर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। उसकी ट्रेडिंग मोनोपोली पूरी तरह खत्म तो कर दी गई, पर कंपनी का रॉयल चार्टर अभी भी 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कि कंपनी अपनी आर्मीज रेज कर सकती थी, वॉर्स लड़ सकती थी और अपनी जीती हुई टेरिटरीज पर रूल भी कर सकती थी। बस ट्रेडिंग का एक्सक्लूसिव राइट उनके पास नहीं था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, वो थे सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन। सिविल सर्विसेज को सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले अपने सर्वेंट्स के थ्रू ट्रेड किया करती थी और ये जो कंपनी के सर्वेंट्स थे इनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। हालांकि इन लोगों को प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड था,
बट जब इन सर्वेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिली तो ये लोग करप्शन करने लग गए। कॉर्नवालिस जब 1786 में गवर्नर जनरल के तौर पर इंडिया आए तो उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ाकर 1500 रुपीज़ अ मंथ कर दी और कंपनी की सिविल सर्विसेज उस टाइम पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड सर्विस बन गई थी। सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स किया करते थे और कुछ नॉमिनेशंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी करता था, पर इंडियंस इससे पूरी तरह एक्सक्लूड किए जाते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये प्रस्ताव रखा गया कि सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होना चाहिए और इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया और ये प्रोविजन इस एक्ट में से हटा दिया गया। बट चार्टर एक्ट्स की सीरीज के फाइनल एक्ट 1853 ने शुरू करा ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगा था। इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विसेज ओपन कर दी गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल के काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी अब अलग अलग कर दिया। 6 मेंबर्स का इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जो कि एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। साथ ही कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया, बट यहाँ से ये नहीं बताया गया कि कब तक कंपनी रूल रहेगा। इसका मतलब था कि अब जल्दी ही कंपनी रूल एंड होने वाला था और 1857 के रिवोल्ट के बाद शुरू हुआ था क्राउन रूल। अब पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके बताए हुए टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँ।